धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग जानते, परखते व समझते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, एक आदेश है जो डेरे की मैनेजमेंट द्वारा लगभग सभी नामदर्जा घरों में कुछ टाइम पहले गया था, और बरनावा से ये आदेश आया था भी जितने भी ये नाम चर्चा घर हैं, अब इनको इन्होंने डेरा में कन्वर्ट कर दिया है। थोड़ा शोर ज़्यादा है भाई, इनको डेरा में, एक सेकंड होल्ड करिएगा, मैं थोड़ा शोर ज़्यादा है, इसको आवाज़ कर। जी, तो भी सभी डेरों, जो जितने भी नाम चर्चा घर हैं, उनको डेरों में कन्वर्ट कर दिया जाए, और एक मानवता भलाई के अंदर ऐसा कुछ नाम रख दिया गया था अलग से भी। नई तरह से नाम रखेंगे तो, क्योंकि क्या, जो नाम चर्चा घर हैं वो नाम चर्चा घर जो स्थानीय साध संगत है वो अपने इलाके में खरीदती है, और लगभग उन्हीं में से किसी के नाम पे वो रजिस्ट्री रहती है, या उनमें मिल बांट के जैसे भी उनका कंट्रोल रहता है लोकल लेवल पे। लेकिन जो डेरा होता है उसकी ज़मीन जो है वो डेरा के ट्रस्ट के नाम होती है। तो इनको वो सारी नाम चर्चा घरों की ज़मीनें कब्जानी थी, तो शुरू में तो उन्होंने जोर लगाया भी ये नाम चर्चा की घर के जितने भी कागजात है ये डेरा के नाम पे आ जाए, लेकिन वो साध संगत ने किए नहीं। तो तरीके से यूपी वाले ने एक नया नाम रख दिया भलाई केंद्र के नाम से, और उस तरीके से इन्होंने अब हर एक नाम चर्चा को डेरा में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। डेरा से एक नया नक्शा पास हुआ है, और ये नक्शा लगभग हर नाम चर्चा घर को दिया गया है। इस नक्शे के मुताबिक नाम चर्चा घरों में जैसे होटलों में कमरे होते हैं, इस तरह से कुछ कमरे बनाए जा रहे हैं। हर जगह पे कमरे बनाए जा रहे हैं, साथ में एक रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है, या कैंटीन कह सकते हैं आप सरल भाषा में। उस पैटर्न पे, मतलब कैंटीन कह लो, रेस्टोरेंट कह लो, कुछ कमरे और होटल की तरह या लॉज की तरह जैसे कुछ कमरे भी एक तरह से। ये अब जो नाम चर्चा घर है, ये नाम की चर्चा करने की बजाय कि प्रोफेशनली होटल की तरह पैसा कमा के इनको दे, उस पैटर्न पे ये उस नाम चर्चा घरों को पहले एमएसजी भलाई के अंदर बना के, फिर उसके बाद अब उनको होटल बनाने की दिशा में जा रहे हैं। इसी तर्ज पे इन्होंने सलावतपुरा में भी जो डेरे का फ्रंट एरिया है वहाँ पे एक बड़ी सारी आलीशान कैंटीन बनाई है। कहने को कैंटीन है, रेस्टोरेंट बना दिया। ऐसे ही श्याम अस्थाना जी धाम में भी इन्होंने सिरसा में भी एक कैंटीन बनाई थी, हालांकि वो तो कैंटीन ही बन के रह गई, रेस्टोरेंट तो 4 दिन में ढंग से चला। लेकिन उस पैटर्न पे एक इनकम जनरेटिंग सोर्स भी इनकम आए यहाँ से, बजाय वो नाम चर्चा या डेरा के उसमें रहें, उस पैटर्न पे ये नाम चर्चा घरों को कन्वर्ट कर रहे हैं होटलों में। तो वो आपको जानकारी जिनको नहीं है उनको दे रहे हैं, बाकी लगभग जानकारियां जो जिनके इलाके में ये सब हो रहा है। इंटरेस्टिंग ये है भी, ये सारी चीज़ बनाने का जो पैसा है वो भी साथ संगत से ही लिया जा रहा है भी, जो ये चीज़ बनानी है। अभी हाल ही में क्या है कि एक इलाके का ऑडियो हमारे पास आया, तो एक ऊषा 45 नंबर है कोई, भेजने वालों ने तो नाम यही बताया है, पंजाब साइड में यूथ वीरांगना से शायद है, यूथ वालों से। तो ये क्या कर रही है, ये लोगों को समझा रही है कि भैया आप पैसा दो, और आपके यहाँ नाम चर्चा घर में डेरा बनाना है जी, आपका ये सिलेक्ट हुआ है, और अब आप यहाँ डेरा बनेगा, और डेरे में जो सबसे पहले पैसा देगा वही सबसे पहले वो खुशियाँ पाएगा। एक्चुअल में क्या है कि जब मेरा यहाँ पे क्लिनिक था, तो यहाँ एक लोकल गुरुद्वारा कह लो, या यहाँ पे अलग अलग गुरुद्वारे बने हुए हैं, तो एक गुरुद्वारे से कुछ लोग आया करते संस्था वाले, और वो पर्ची काटने आते थे लंगर की। तो जब वो पर्ची काटने आते तो एक गाड़ी, वो पिकअप गाड़ी साथ लेके आते, या तो कोई राशन देता तो राशन ले जाते, या फिर पैसे ले जाते। तो जब वो पैसे ले, अगर मान लो कोई उसे पैसे दे देता, तो फिर वो अरदास, मतलब जैसे दुआएं देने लगते ना, मान लो
आपने देखा हो, एक सुख दुआ समाज वाले होते हैं जो किन्नर होते हैं, किसी के घर बेटा हो जाए, किसी के नए मकान का मुहूर्त हो, तो वो आ जाते हैं बधाई मांगने। जब आप उनको पैसा दे दोगे तो फिर वो आपके उसमें गुणगान गाने लगते हैं, आपको क्या कहते हैं, दुआएं देने लगते हैं। तो वही पैटर्न 45 नंबरों ने भी अपना लिया है। वो क्या करते हैं भी, जैसे ही अब पहले तो जाएंगे घरों पे, तरीके से पहले आधा पौना घंटा वो माहौल सा बांधते हैं, चार पांच मनगढ़ंत से चमत्कार सुनाएंगे जी आप। और जिस इलाके में जाएंगे, एक दुकानदार था, उससे आपको समझना आसान हो जाएगा। एक दुकानदार था, वो क्या करता, वो सामान खरीदने जाता। मान लो वो सिरसा से है, वो दिल्ली सामान खरीदने जाता। तो दिल्ली कभी ये नहीं बोलता था कि मैं सिरसा से सामान खरीदने आया हूँ। या मान लो दिल्ली से आगे चले जाओ, वो गुड़गांव में सामान खरीदने जाता। या उससे आगे चले जाओ, गाजियाबाद में खरीदने जाता, फरीदाबाद में, कहीं भी मतलब वो जाता अपने इलाके से दूर सामान खरीदने। तो वो उस इलाके के आसपास वाले किसी गांव का या किसी कस्बे का नाम याद कर लेता। तो जब भी वो दुकानदार पूछते भी सामान कौन से इलाके में ले जाना है, कौन से इलाके के दुकानदार हो, तो वो अपने आप को लोकल दिखाता है भी मैं लोकल इस इलाके से हूँ, यहाँ मेरी दुकान है, ऐसे ऐसे करके। तो उससे क्या होता है कि जो दुकानदार होलसेल में माल बेचते हैं, वो दूर के दुकानदारों को थोड़ा महंगा बेच देते हैं, जो अनजान होते हैं। जो लोकल होते हैं वो रेट के जानकार होते हैं, इसलिए उनको माल महंगा नहीं बेचते। तो वो ये पैटर्न हमेशा अपनाता था। वही पैटर्न कुछ ऐसा है, एडम ब्लॉक वाले भी 45 नंबर जो भी 85 है, ये अपनाते हैं। ये क्या करते हैं, जिस इलाके में जाएंगे उस इलाके के आसपास के किसी गांव का, किसी ब्लॉक का नाम याद कर लेंगे, फिर उसके किसी 15 मेंबर का नाम याद कर लेंगे, और ये कहानी फिर सुनाने लगता है जी फलाना 15 मेंबर था, उसने इतना परमार्थ किया, इतना किया, भी उसका ये सब कुछ इतना फायदा हुआ, इतना फायदा हुआ, इतना हुआ। दरअसल क्या है कि जितने भी अपने आप को ये रूहानियत का ज्ञान बांटते फिरते हैं 45 नंबर, इनमें कॉमन सी चीज आपको ये समझनी है कि रहमत कोई ये नहीं है भी आपने परमार्थ किया तो आपके घर के लोगों की नौकरियां लग गई, भी आपको अचानक से लाखों करोड़ों का फायदा हो गया। भी अगर पैसे का मिलना रहमत का एक तराजू है, तो भी फिर तो सबसे ज्यादा रहमत तो अंबानी पे बरस रही है, उसने तो नाम ही नहीं लिया। अडानी पे बरस रही है, उसने नाम ही नहीं लिया। फिर उनके तौर तरीके अपना लो ना, अगर ज़्यादा ही रहमत चाहिए। फिर ये तौर तरीके एडम ब्लॉक वाले ज़रूरी अपनाने हैं। मतलब इंटरेस्टिंग ये है भी, जैसे ही कोई व्यक्ति पैसे देता है, वैसे 45 मेंबर दुआएं देने लगते हैं, आपके घर में ये हो जाए, पिताजी इनको बरकतें बख्शना, इनको ये करना, इनको। वो ऑडियो मेरे पास एक आया है, रिकॉर्ड हो गया। मैं वो ऑडियो अगर हो सकेगा थोड़ा क्लियर हो जाए, वो ऑडियो जिसने भेजा है उससे पूछ ले, तो हम वो ऑडियो आपको सुनवाएंगे। ये सुन के ना हजूर पिताजी के एक वचन याद आए। पिताजी कहते हैं बेटा अभी गलियों में मांगने, जैसे किन्नर मांगते ना, ऐसे ताड़ियां मारने जोगे हो जाओगे, मांगने लगोगे। तो 45 नंबर और 85 नंबर में कुछ ऐसा ही हाल है। ये घरों में जाते हैं, गलियों में जाते हैं, जो इनको पैसा दे देता है, फिर ये वहां सबसे ताड़ियां, खुद ताड़ियां बजाते हैं, फिर उनको दुआएं देते हैं। तो इनमें और किन्नरों में फर्क रह गया कोई? हालांकि ये तो चलो अभी छोटी चीज है, हो सकता है इससे बदतर हालात होने हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देखो तो जो किन्नर काम करते हैं और जो अब 45 मेंबर कर रहे हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम है। भी जाएंगे लोगों के घर में, किसी के घर में जरा सी खुशी आ जाए, तो उस ऑडियो में उसने देखा भी एक व्यक्ति बोलता है जी मैं 5,000 रुपये परमार्थ करना चाहता हूँ। वो बोलते नहीं जी आप 11,000 करो। इंटरेस्टिंग ये है कि जो 5,000 परमार्थ कर रहा है वो एक्चुअली में स्क्रिप्टेड है। वो एक रेट सेट कर रहा है ताकि बाकी लोग परमार्थ करने के लिए थोड़ा मोटिवेट हो जाएं। इस तरह से कि हर जगह क्या करते हैं, कुछ लोगों को सेट कर लेते हैं भी तुमने बोलना है, देना नहीं है। तो ऐसे ही वो बंदा बोल रहा है 5,000, और आगे से 45 नंबर वो बोल रही है नहीं जी हम तो आपसे 11,000 रुपये लेंगे, 5,000 थोड़े ही लेंगे, तो 11,000 लेंगे, हमें पता है आप 11,000 दे सकते हो, हम तो क्या क्या लेंगे, हमारा हक बनता है। अब उसके बाद जो दूसरा, जो परमार्थ करने के लिए सेवादार जो उसकी देखा देखी खड़ा हुआ, उसने बड़ा कैलकुलेशन लगाया, क्योंकि अब लोग सिर्फ और सिर्फ एक शर्म के नाते थोड़ा बहुत दे देते हैं, पर लेकिन आस्था में नहीं देते हैं। यार शर्म आती है, ठीक है दे देते हैं, चलो आए मांगने। जैसे मान लो मैं क्लिनिक पे बैठता था, अब उनको पता है अभी पिताजी की फोटो लगी है, और फिर भी वो लंगर के पैसे मांगने आते ही आते थे। तो कई बार हम दे भी देते थे, भी चलो राशन उठवा दिया आसपास की चक्की से,
चलो जी लंगर बांटेंगे, कोई त्यौहार आ गया, मान लो गुरु नानक जयंती आई भी, हमें लंगर चलाना है जी। इस तरह के पैटर्न में कई बार आते तो दे भी देते थे, पर वो सिर्फ ये है कि चलो हर इतनी बार उठ के आए भी, शर्म शर्म में दे देता है बंदा, उस पैटर्न पे दे देते थे। उसी तरह वो दूसरा जो सेवादार खड़ा हुआ बोला जी 500 रुपये लिख लो। अब उसको पता था भी 5,000 का 11,000 हुआ है तो 500 का 1100 होएगा, तो 500 लिख दो। जैसे ही वो उसने बोला ना जी 500 नहीं लेंगे हम, तो इतना बोलेगा ठीक है जी मैं 1100 कर देता हूँ, तो वो 1100 कर देता है। मतलब क्या है कि कैलकुलेशन चल रही है। अब एक जगह से जानकारी मिली क्या जी 12 बजे नाम चर्चा शुरू हुई दोपहर में किसी मैरिज पैलेस में, तो ये वही तेरावास का मलबा बना के बेच रहे थे। क्या जी, अब हम देखा भी 12 बजे शुरू हो गई, 1 घंटा नाम चर्चा, थोड़ा बहुत भजन वाणी चली, उसके बाद 45 नंबरों ने बोलना शुरू किया, तो जी हम तो 1 बजे उठ के चले गए। 1 बजे गए, घर जाके रोटी बनाई, रोटी खाई, 2 बजे तक रोटी खा ली, 2 बजे खा के सो गए, 2 घंटे सोए, 4 बजे उठे, 4 साढ़े 4 मुँह हाथ धो के चाय पी के गए, 45 नंबर फिर लगे हुए थे 12 बजे से ही पैसे इकट्ठे कर रहे। बोला जी 5 लाख रुपए से इकट्ठ मांगना शुरू किया इन्होंने, 5 लाख रुपए से भी आपके लिए स्पेशल दात पिताजी ने भेजी है 5 लाख की। 5 लाख से शुरू करके 50 रुपए तक भी आ गए। मतलब आप रेंज देख रहे हो, 50 रुपए वाला भी लास्ट में कोई 50 भी दे दे तो भी गनीमत है, भी 50 ही दे दो, भी खाली को छोड़े किसी को भी, जो रह गए वो 50 तो कम से कम 50 तो दे ही देंगे शर्म शर्म में। मतलब ये हालात 45 नंबरों के हो रखे हैं, 85 नंबरों के इस लेवल पे। तो ये चीज़ें आपको जानकारी देनी थी होटल को लेके। इसके अलावा एक न्यूज़ आ रही होगी भी, ये यूपी वाला गौ रक्षा दल बनाना चाहता है कुछ। तो क्या है कि जिन लोगों को जानकारी नहीं है उनको हम बताएं कि जो उत्तर भारत में हम क्या देखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है, जैसे लू चलती है, आपने देखा होगा अभी मई जून में लू चलती है। जब लू चलती है, जो आवारा पशु होता है ये उस लू में किसी पेड़ की छांव के नीचे खड़ना पसंद करते हैं, भी थोड़ी ठंडी रहेगी, गर्म हवा ना लगे। और उसके बाद क्या है भी, जैसे अप्रैल के अंदर लगभग फसल कट जाती है, और जून के मिड में या जुलाई के मिड में जाके, जून के मिड में जो धान की रोपाई होती है नॉर्थ इंडिया में, तो तब क्या होता है भी पशु खेतों में खेतों में फसल साफ होती है तो पशु खेत में घूमते रहते हैं। खेतों में पेड़ होते हैं और पशु वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, ठंडी हवा लगे, थोड़ा लू ना लगे। जैसे ही धान की रोपाई शुरू होती है तो मौसम में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जैसे हम सरल भाषा में कहते हैं उमस हो गई। तो जुलाई मतलब 20 जून के बाद, 25 जून के बाद वातावरण में उमस बढ़ने लगती है, ह्यूमिडिटी बढ़ने लगती है, और उससे क्या होता है अभी जो एक पशु है, इधर से धान की रोपाई शुरू हो जाती है तो जो किसान होते हैं पशुओं को जमीन से बाहर निकाल देते हैं, और जब जो वो जमीन से बाहर निकाल देते हैं तो वो पशु सड़क के ऊपर आ जाते हैं। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीने ऐसे होते हैं खास तौर पे। इसमें क्या होता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हवा चाहिए होती है, कई बार हवा बंद हो जाती है, तो पशु क्या करता है सड़क के डिवाइडर के बीच में आसपास ऐसी जगह या आवारा पशु बैठ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी क्रॉस करेगी तो उनको हवा लगेगी, हवा लगेगी, इसलिए वो ज़्यादातर सड़क के ऊपर आ जाते हैं, और ये एक तरह से खतरनाक भी हो जाता है। ऐसे में इन 3 महीनों को लेके पिताजी ने एक सब मतलब अभियान, पहले तो पिताजी ने एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप पंचायतों को बोलो या सरकारी ज़मीन है उसको, उसके ऊपर तारबंदी करके उसके अंदर चारा लगा के उनको छोड़ दिया जाए, तो आवारा पशुओं को वहाँ छोड़ देंगे सड़कों की बजाय। लेकिन अब किसी पंचायत ने, किसी सरकार ने ऐसी कोई ज़मीन दी नहीं, या दूसरी भाषा में कि भी एडम ब्लॉक ऐसे काम करता ही क्यों है जिसमें पिताजी का कोई मतलब अच्छी बात पिताजी की जाए, तो उसमें कौन सा वो सहयोग करता है। तो दोनों ही बात मान सकते हैं। ऐसे ही मतलब वो ज़मीन नहीं मिलती थी तो पिताजी ने फिर एक और उसके बाद कार्यक्रम शुरू किया कि जो आवारा पशु हैं इनके जो सींग हैं या इनके गले में रिफ्लेक्टर डाल दिया जाए, भी जिससे क्या है भी गाड़ी की जब रात को, दिन में तो पशु दिख जाता है, रात को कई बार रंग ऐसा होता है पशु का, भी सड़क का रंग और पशु का रंग एक जैसा ही होता है, कई बार पता ही नहीं चलता, अचानक से नज़दीक आके दिखता है भी पशु आ गया। तो ऐसे में भी उनके गले में रिफ्लेक्टर डाल दिया जाए जिससे लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है, जो गाड़ी चलाने वाले वो जानते हैं, वो रिफ्लेक्शन पड़ेगी तो पता चल जाएगा दूर से भी कोई है, और फिर एक्सीडेंट होने से बच जाता है।
तो वो पिताजी ने भलाई कार्य चलाया। अब क्या, लगभग सितंबर खत्म हो गया, तो अब अगर आप देखेंगे अक्टूबर के में अब जाके मिड में जो धान की फसल है वो कटना शुरू हो जाएगी। इधर से जो ह्यूमिडिटी है, उमस है, वो कम होना शुरू हो जाएगी। जो पशु है वो वापस से सड़कें छोड़ के अब खेतों की तरफ हो जाएंगे या पेड़ों के नीचे हो जाएंगे, तो वो अब सड़कों पे उतनी गिनती में नहीं दिखाई देंगे आपको जितना आपको जुलाई अगस्त में दिखाई देते हैं। अब ये बोल रहा जी मैं गौ रक्षा दल बनाऊंगा और मैं गौओं की रक्षा करूंगा, मैं उनको आवारा पशुओं को काबू करूंगा। अभी लेकर कहाँ जाएगा उन आवारा पशुओं को? तो क्या है कि अब अगर आप जाओगे तो आप डेरे के आसपास ही देखोगे ना, यहाँ पे शासतनाम जी धाम, मस्ताना जी धाम, यहाँ पे भी बहुत सारे आवारा पशु होते हैं और बहुत सारे यहाँ पे भी एक्सीडेंट हुए हैं। सुबह सुबह निकलेंगे, स्कूल के बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं तो सड़कों पे आवारा पशु घूम रहे होते हैं। डर लगता है भी कब कौन सा, जैसे सांड होता है टट्ठा जैसे कह देते हैं, कब ये सींग मार दे, कभी आपस में लड़ पड़े, किसी का नुकसान कर देते हैं, जो बिदक जाते हैं। तो ये चीजें तो यहीं पे हैं। अगर इतना ही है तो कम से कम अपने डेरे के आसपास ही कर लो, पहले ये पशु तो काबू कर लो, बाकी तो छोड़ो। अपने खुद के घर से तो पशु निकलते, पूरे देश का ठेका उठाने चले हो कि भी हम पशु हटा देंगे। तो अपना डेरा, तो डेरे घर के आसपास को देख लो पहले पशु कितना है। लेकिन क्या है कि एक जो पैरोल फरलो का कानून है उसमें 21 दिन की छुट्टी मिल सकती है। अब वो छुट्टी को बुनाना है, इधर से हरियाणा सरकार ने, खट्टर ने कहीं घोषणा कर दी होगी कि मैं आवारा पशु संभालूंगा, और ये होता है ऐसे ही है। जुलाई अगस्त में एक्सीडेंट होते हैं, सितंबर के अंदर आके सरकारें घोषणा करने लगती हैं, अक्टूबर में ये पशु गायब हो जाते हैं। लोगों को लगता है भी सरकार ने आवारा पशु गायब कर दिए, जबकि आवारा पशु गायब नहीं होते, वो मौसम के अनुसार खुद ही हट जाते हैं रोड से। तो ठंड आने लगती है, आगे ठंडा मौसम होता है तो वो रोड पे बैठते ही नहीं है रात को। लेकिन क्या है, ये तो राजनीति है, उस राजनीति में ये अपनी रोटियां सेक रहे हैं। चलो जी, बहाने से 21 दिन की छुट्टी मिल जाएगी, 21 दिन फिर ये नौटंकी बरनावा वाली चलाए रखेंगे। तो खैर, ये चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए भी। ये जो गौरक्षा के नाम पे असल में क्या है, 21 दिन फरलो के पेंडिंग है, वो मिल सकते हैं कभी भी, कभी भी हो सकता है नवंबर में नौटंकी बनाए जी मैं भंडारा मनाऊंगा। दूसरा, उसने चिट्ठी में लिख तो दिया ही मैं एकता आके करवाऊंगा, तो हो सकता है भी जनवरी में या दिसंबर में जो राजस्थान में इलेक्शन होने हैं, थोड़े बहुत पैसे बनाने की ख्वाहिश होगी इनकी, वो पैसे बना लेंगे, और कुछ नहीं है। और बाकी सत्संग जी, अगर क्या है कि भारत का कानून है और सोशल मीडिया का भी कह लो भी, कितना जितनी जानकारी आपको हो आपकी आंखें उतना ही देखती हैं। तो हालात तो सरकार की इस टाइम ऐसे हो रखी है भी, जिन्होंने साथ संगत के साथ, हजूर पिता के साथ इतनी ज्यादती करी है, आप यकीन मानो कि हालात बद से बदतर है सरकार की। और इतनी बदतर है कि उनको ये नहीं समझ आ रहा कि उनकी मदद कौन करेगा इसमें। उनके अपने उनका साथ छोड़ रहे हैं। जो उन्होंने डेरे के साथ, संगत के साथ, डेरे के साथ तो प्रबंधकों ने ही किया, साथ संगत के साथ जो उन्होंने धोखा दिया, या हजूर पिता के साथ, हजूर पिता जी पे अत्याचार किए, अब चरखा घूमने लगा है। और ये किस स्तर पे घूम रहा है, क्योंकि अगर आपको मैं कैमरे पे बता नहीं सकता भी किस स्तर पे घूम रहा है और किस लेवल पे किस कैसे हालात पैदा हुए हैं। वो अलग बात है, इंडिया का मीडिया जो ऐसा है, जिसे हम आजकल यूट्यूब वाले गोदी मीडिया कह देते हैं, ये उतना ही दिखाते हैं जितना इनको सरकार से आदेश होता है। लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो सरकार का जीना हराम करे बैठी हैं, खासतौर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। पर क्या है कि वो अपने देश की जो समाचार वाले हैं वो नहीं दिखाते, पर ये चीजें ऐसी हैं भी, क्या ना भी, अब खुद के घर जलने लगे हैं इनके। तो मौका मिला तो कभी बताएंगे डिटेल में, अभी ऐसे हालात लगे भी बता सकते हैं, पर अभी कुछ बोलेंगे तो चीज़ें गलत लगेंगी, क्योंकि फिर ये और तरह के टैग लगाते हैं। पर क्या है कि अब हम एडम ब्लॉक के जो नौटंकी है वो तो आपको सबको पता ही है, कैसे शाही परिवार ने, कैसे छोटे माता जी ने और बाकी जो दामाद हैं ये सब, कैसे ये पिताजी के साथ विश्वासघात करते ही आ रहे थे। इनके परिवार जो थे, दामाद जो हैं, वो भी अपना अपनी रोटियां सेक रहे थे, सब कुछ, सबको अपने अपने पैसे बनाने थे। बेशक आज कुछ ही बोलते फिरे। कुछ किस्से, एक दो किस्सा आपको सुनाते हैं। एक किस्से इसलिए सुना रहे हैं भी, आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे। मेरे से शाही परिवार के एक सदस्य ने एक सवाल पूछा, कहता भी यार तुम पिताजी को, उन्होंने मेरे से व्यक्तिगत तौर पे पूछा था
और अपने घर बुला के पूछा था। बोले पिताजी को तुम तो रिहा कराना चाहता है, तेरा इसमें क्या स्वार्थ है? मेरे से ये सवाल पूछा। और वैसे जब इतना सब कुछ बता ही रहे तो नाम भी साथ में बता दिया। मेरे से ये सवाल पिताजी के छोटे दामाद ने पूछा था, अरुण अमीर जी ने। बोले यार, तो पिताजी को बरी कराने में तेरा क्या स्वार्थ है? मतलब वो मुझसे ये पूछने लगे। मैंने कहा जी भी ये सवाल अगर आपने सोच समझ के पूछा है तो ये मेरी और आपकी आखिरी मुलाकात है। और अगर ये बेवकूफ़ी में पूछा है तो भी मुझे लगता है आपको अपने सवाल पे गौर करना चाहिए। ये सवाल आप मुझसे पूछ नहीं सकते। उस दिन के बाद मैं उनसे कभी मिला नहीं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो मैं उनसे मिला नहीं। ये सवाल उनका मुझसे पूछने का बनता ही नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि छत्रपति हत्याकांड के मुकदमे में फैसला आया। फैसला आया तो मेरे पास जैसे तैसे करके संदेश आया, भी आपसे शाही परिवार के सदस्य मिलना चाहते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली के अंदर एक ग्रेटर कैलाश जगह है, वहाँ पे हजूर महाराज एक मकान बना हुआ है, तो हजूर महाराज जी अक्सर वहीं पे जाके रुकते थे। ग्रेटर कैलाश के मकान में कोठी कह लो बनी हुई है, तो शाही परिवार भी वहीं जाके रुकता था उस ग्रेटर कैलाश के मकान में। ऐसे ही ये इन्होंने बोला भी दिल्ली हमारे को ग्रेटर कैलाश की कोठी में आके मिलो। जब मैं वहाँ गया तो मेरे साथ एक और शख्स था। उन्होंने बोला भी ऐसा है भी कोठी में तो नहीं है, भी आप किसी कॉफी उन्होंने बोला भी किसी कॉफ़ी शॉप में मिल लेते हैं, कि उनके साथ वहाँ सुरक्षा कर्मी होते हैं, उतना बात नहीं हो पाएगी। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है उनको अपनी गलती का एहसास हो, वो पिताजी के पक्ष में कोई काम करना चाहते हो। तो एक साउथ एक्सटेंशन है ना दिल्ली का, साउथ एक्स कहते हैं, वहाँ पे एक मॉल है, मॉल का नाम है सिलेक्ट सिटी वॉक। सिलेक्ट सिटी वॉक के नाम से दो तीन मॉल हैं, ये इकट्ठे हैं। ये बहुत महंगे मॉल हैं, मतलब बहुत महंगा सामान, बड़े बड़े ब्रांड के, क्योंकि वहाँ लोग करोड़ों अरबों लोग ही जाते हैं, वहाँ आम लोग कम जाते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने बुलाया हमें किसी कॉफ़ी शॉप, वहीं पे किसी मॉल के अंदर कोई होगी कॉफ़ी शॉप। जब मैं मॉल में दाखिल होने लगा तो मैंने वहाँ देखा भी जो डेरे के परचेज़र थे, जो डेरा के लिए सामान परचेज करते हैं, वो अलग अलग शोरूम से सामान खरीदा। जैसे नए कपड़े खरीदे होते हैं तो नए कपड़े खरीद के उनके हाथ में लिफाफे हैं अलग अलग ब्रांड के, कंपनी के। जब शोरूम में आप जाओगे तो कोई ब्रांड का कपड़ा खरीदता है तो उनके लिफाफे एक स्पेशल बने होते हैं उस ब्रांड वालों के, नॉर्मल लिफाफे नहीं होते। वो अलग तरह से आपको देख के पता चल जाता है भी यार ये नया कपड़ा ब्रांड की कंपनी के शोरूम से खरीद के निकला है। तो वहाँ जो डेरे के परचेजर थे, जो सिरसा के आसपास के, यहाँ हमारे जानता था मैं उन्हें, वो सामान खरीदते फिर रहे थे, वहाँ पे सामान इकट्ठे लेकर चल रहे। दूसरी तीसरी मंजिल थी जहाँ पे वो बैठे थे, ये दोनों दामाद, हजूर पिताजी के बड़े दामाद भी छोटे भी। तो वो सारा सामान इकट्ठा करके उनके पास ले आए खरीद के, तो लगभग 1.5 से 2 से 2.5 लाख रुपए तक की परचेजिंग होगी। और ये नए कपड़े थे, मतलब ऐसा नहीं भी राशन कोई भी दाल पकौड़े या राजमा ऐसी चीजें, नमक मिर्च मसाले लेने गए थे, ये नए कपड़े खरीद रहे थे। 11 जनवरी को हजूर पिताजी को दोषी करार दिया गया था छत्रपति हत्याकांड में, और ये 12 तारीख की बात थी। 12 तारीख को दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक में वो 2.5 लाख रुपए के नए कपड़े खरीद रहे थे, जो मुझे लेकर गया था लड़का। मैंने उससे बोला, मैं यार तू ही मिला इनसे, मुझे लगता है कि हम अपना आपा खो देंगे। तो मेरे साथ एक दो लड़के वैसे चले गए थे साथ में, क्योंकि दूसरा लड़का मेरे साथ नहीं गया था, वो कहीं और से आया था, वहीं पे मिला था मुझे। तो सिरसा से मेरे साथ एक दो लड़के और गए थे। मैंने कहा भी ऐसा भी तू ही मिला इनसे, भी अगर इस हालात में ये शॉपिंग कर रहे हैं, इस स्टेज पे नए कपड़े खरीदे, ये कौन सी खुशी मना रहे हैं? मैं मुझे लगता है भी मैं इनके दो चार लगा दूंगा और हम अपना आपा खो देंगे। बेटर है भी हम इनसे मिले ना। तो उसके बाद हमने उनको, अब देखो जवाई किसके सगे हुए हैं, बहुत कम कोई खुश नसीब होगा जिसका कोई जवाई होगा जो अपने ससुराल के बारे में सोचता होगा अच्छा। तो ये हालात कुछ इस तरह के भी रहे। तो अब आप अगर उम्मीद करो, फिर हमने ऐसा ही एक दिन एक खास नाम नहीं बताता चलो मैं उसमें,
खासम खास सेवादार, उसके साथ एक सत ब्रह्मचारी सेवादार। सिरसा के बस स्टैंड के पास दारू का ठेका है, वहां पे फॉर्चुनर लिए खड़े। अब जो खासम खास सेवादार है वो फॉर्चुनर से ऑर्डर कर रहा है, और जो सत ब्रह्मचारी सेवादार है वो एक एक सैंपल बोतल का लाके दिखा रहा है भी कौन से वाली। हमने अपनी आंखों देखा है, ये किसी का सुना सुनाया नहीं है। बोतल ला ला के दिखा रहा है, अभी ये वाली बोतल लेनी है, बोला नहीं ये नहीं दूसरी लेनी। ये डेरे के बहुत खासम खास सेवादार थे जो ये काम कर रहे थे। ऐसे ही एक दिन हमारी टीम से एक दो तीन व्यक्ति थे, वो कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में एक डेरा था राजस्थान की साइड में। वो उस डेरे में रुके, तो डेरे के अंदर अक्सर क्या है भी, डेरे में हमेशा जो जिम्मेवारी के तौर पे सत ब्रह्मचारी सेवादार को छोड़ा जाता है। दूसरा क्या है भी, डेरे के अंदर अगर आप, ये नियम है भी, अगर आप मान लो हस्बैंड वाइफ भी हैं तो भी डेरे के कंपाउंड के अंदर, डेरा का जो कॉम्प्लेक्स, खास तौर पे जो डेरे का इंटरनल एरिया होता है, उसके अंदर हस्बैंड वाइफ को इकट्ठे कमरा नहीं दिया जाता डेरे में, क्योंकि डेरे में आप रूहानियत का ज्ञान हासिल करने आए हैं, अपनी गृहस्थी चलाने नहीं आए। वहां भी आप मर्यादा में बहन भाई अलग अलग रहते हैं, इसलिए डेरे के अंदर कभी इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। ये अलग बात है, अभी यूपी वाला वहां पे बेडरूम बनाने लग गया है आके अब डेरों के बीच में, लेकिन डेरे में ये व्यवस्था नहीं होती, खास तौर पे सत्संग के एरिया में। तो ऐसे ही एक डेरे में कोई सेवादार थे या सत्संगी कह लो, वो आ रहे थे, लेकिन वो पुलिस के महकमे से थे, सत्संगी थे। तो वो आ रहे थे, तो उन्होंने देखा भी रास्ते में डेरा है, चलो यहाँ रोटी खाते, लंगर खाते चलते हैं, रोटी खा लेते हैं। तो वहां पे एक सतब्रह्मचारी सेवादार ड्यूटी पे था। तो जब वो रोटी खाने लगे, उन्होंने देखा भी ये रोटी, वो मतलब अकेला था, छोटा डेरा था, बड़ा नहीं था इतना, वो वहां पे सतब्रह्मचारी अकेला था, लेकिन वो रोटी लाके उन्हें दे रहा था। वो रोटी खाने लगे, तो उनको लगा भी ये रोटी किसी आदमी की बनाई हुई नहीं है, ये किसी बहन की, मतलब महिला की बनाई हुई रोटी है, और ताजी रोटी है। लेकिन डेरे में कोई महिला दिखाई तो दे नहीं रही। वो 4 लोग थे, महिला डेरे में कोई दिखाई तो दे नहीं रही, भी रोटी बना कौन रहा है, कहाँ से आ रही है बन के। तो पुलिस वाले थे, तो पुलिस के तरीके से सोचने लगे, तो उन्होंने क्या किया, अभी चारों ने सलाह की भी 2 आदमी इस ब्रह्मचारी को बातों में उलझाओ, और बाकी 2 आदमी खोजने लगे भी इसके अलावा यहाँ पे है कौन। तो वो खोजते खोजते डेरे के थोड़ा बैक साइड पे चले गए, तो पीछे एक कमरा था, उस कमरे में एक महिला थी जो एक चूल्हे के ऊपर रोटी बना रही थी, वहीं से वो रोटी बन के आ रही थी। अब जब वो महिला अकेली थी डेरे में, और सतब्रह्मचारी भाई भी अकेला था, अकेली महिला को इस तरह से बाहर के डेरे में जाने का कोई हुक्म नहीं होता। तो उन्होंने पुलिस वाले थे, सत्संगी थे या पुराने सेवादार थे, उन्होंने सतब्रह्मचारी को पकड़ लिया था, अभी ये महिला कौन है, भी ये यहाँ अकेली कैसे है, भी तूने इसको अकेले रखा ही क्यों है, इसके साथ कम से कम 2-3 बहनें और आए तो सेवा पे आए, ये अकेले कैसे है ये। तो सतब्रह्मचारी आगे से जवाब दे रहा है भी ऐसा है जी, मैंने इसके साथ शादी कर ली है, ये मेरी वाइफ है। अब वो पुराने जानकार थे डेरा के पैटर्न के, उसने कहा भी सतब्रह्मचारी सेवादार हो तुमने शादी कर ली, लेकिन डेरे के अंदर एक गृहस्थी जोड़े को नहीं रखा जाता संभाल के लिए, डेरे की संभाल के लिए सतब्रह्मचारी ही रखा जाता है, साधु या फिर अकेला शख्स हो। गृहस्थी जोड़ा डेरे की संभाल के लिए नहीं होता, नाम चर्चा की घर की संभाल करना एक अलग मसला है, लेकिन डेरे की संभाल के लिए गृहस्थी जोड़े नहीं होते। तो ये तो फिर भी हुक्म के खिलाफ है। बोला ना जी, हमने तो आज्ञा ले ली, ऐसे वैसे मेरी तो ड्यूटी लगी है, मैंने तो रहना है। बोला ठीक है जी, वो अपने घर वापस लौट आए, उन्होंने मुझे जानकारी दे दी भी ऐसा कुछ है। अब मतलब ब्रह्मचारी का उनको नाम नहीं मालूम था, लेकिन हमने पता लगा लिया। उसके बाद वो सतब्रह्मचारी थोड़े टाइम बाद सिरसा डेरे उसकी ट्रांसफर होगी, कह लो उसकी सेवा इधर लग गई, सिरसा आके वो सतब्रह्मचारियों के आश्रम में रहने लगा। अब आप अंदाजा लगाओ कि जब डेरों के बीच में सतब्रह्मचारी सेवादार औरतों को रखेल बना के रखने लगे हैं सेवा के नाम पे, तो आप अंदाजा लगाओगे भी किस स्तर पे है डेरा की मैनेजमेंट की सोच, और वहां पे काम करने वाले तथाकथित साधुओं सतब्रह्मचारियों की सोच। कोई अंदाजा लगा सकते हो इस चीज का, ये लेवल है। और आप उम्मीद करें भी नहीं, ये तो जी बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब आप जो लोग सेवा में भेज रहे हो इस तरह से, जिन
साधुओं सतब्रह्मचारियों को आप भगत समझ रहे हो, उनके हालात देख रहे हो, ये हालात है। और वैसे इनके ऑपरेशन हो रखे हैं, लेकिन इनके हालात देख रहे हो। तो अब आप उम्मीद करो भी यार ये पिताजी के वफादार हैं, ये पिताजी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, पिताजी नहीं, ये तो पिताजी के लिए। और उसके बाद यूपी वाला आके बोलता है जी ये तो गंदगी मक्खियां बन गई थी, हमने तो शहद की बना दी। डेरों के अंदर सतब्रह्मचारी रखेल रखने लगे हैं, ये शहद की मक्खियां हैं, ये हालत है। अपने आप को सतब्रह्मचारी और गुरु ब्रह्मचारी दोनों कहने वाली हनीप्रीत किस तरह के कपड़े पहनती है और किस तरह के लिबास में रहती है और किस तरह की हरकतें करती है, ये सतब्रह्मचारी साधुओं के, ये आपको रूहानियत सिखा रहे हैं या आपको वैसे ही दरिंदा बना रहे हैं। यूपी वाला स्टेज से बोलता है जी आपकी लड़की किसी को कम पसंद करे तो पीले रंग का फूल दे, ज्यादा पसंद करे तो ऑरेंज कलर का फूल दे, अगर वो लिमिट क्रॉस करना चाहे तो वो लाल रंग का फूल दे। ये शिक्षा आपको अब डेरे से यूपी वाला दे रहा आपको जी, ना जी तो हमारा गुरु है। मतलब आप क्या चाहते हो, आप अय्याश बनाना चाहते हो अपने बच्चों को, अपने परिवारों को। मतलब ये हालात हैं डेरे में। ये इस अब आप अंदाजा लगाओगे, जब 2017 में हजूर पिताजी डेरे से गए तो दिसंबर 2017 में विपासना डेरे की प्रबंधक थी, उसने ऑर्डर दिया भी डेरे के जितने भी फालतू कमरे हैं, खास 45 नंबरों के कमरों समेत हर एक कमरे पे ताला लगा दिया जाए, जिसने भी रहना है वो पंडाल में रहे, कमरों में कोई नहीं रहेगा। जब ये आदेश पारित किया विपासना चावला ने, तब वो डेरे की प्रबंधक थी, तब सबने उसका विरोध किया, 45 नंबरों से लेके बाकी प्रबंधकों ने। आपको पता है उसने आदेश क्यों पारित किया? क्योंकि उसको पता था भी डेरे के 45 नंबर है जो साधु हैं ये व्यभिचारी हैं, ये दरिंदे वैशी हैं, ये किसी ना किसी महिला को लेके या कोई महिला जो है वो किसी पुरुष को लेके किसी कमरे में घुस जाएगी, कल को कोई रेप का बलात्कार का मुकदमा बना दे ब्लैकमेलिंग के चलते, तो वो जगह जो है वो कानूनी तौर पे विपासना चावला के जुरिडिक्शन में आती है, इसलिए उसको उस मुकदमे में जबरदस्ती घसीटा जाएगा, इसलिए वो सारे कमरे बंद कराना चाहती थी। उस समय तो वो बंद हुए नहीं और विपासना को किसी भी हालातों में आके डेरा छोड़ना पड़ा। लेकिन अब यही काम डॉक्टर पी आर नैन कर रहा है। डॉक्टर पी आर नैन यही काम कर रहा है, तरीके से वकीलों को बुलाया उसने, चेकिंग के नाम पे वकील दिखा के, दो चार वर्दी वाले नमूने दिखा के, जो 2 नंबर में वर्दी पहन के आ जाते हैं, खास तौर पे मतलब उनकी ड्यूटी नहीं होती कि जैसे कोई पुलिस वाले हैं छुट्टी के टाइम पे अपनी वर्दी पहन के रोब जमाने डेरे में आ जाते हैं, होते तो वो छुट्टी पे हैं पर वर्दी पहन के रोब जमाते रहते हैं। ऐसे लोगों को बुला के तरीके से श्यामस्ताना जी धाम और शासत राम जी धाम में सारी जो कमरे हैं उन सबको ताले लगवा दिए सरकारी चेकिंग के नाम पे। असल में मसला यही है, उनको पता है भी जिन लोगों का वो नेतृत्व कर रहे हैं वो कितने घटिया किस्म के और गंदे काम करने वाले लोग हैं। लेकिन आपको लगता है नहीं ये तो भगत हैं। पिताजी क्या है भी, जब आपके साथ जबरदस्ती का कोई रिश्ता जोड़ने लगे तो समझदार हो तो समझ जाओ कि वो आपको बर्बाद करने आया, लूटने आया है। लेकिन नहीं, नहीं समझ आ रहा है तो ना समझो। हमारा काम तो हर समय पे जो जो चीज़ हमारे सामने आती जा रही है वो आपको बताते जा रहे हैं। डेरे में जितने भी गद्दार थे, जिन्होंने भी जैसे भी जो भी काम किया वो लगभग आपके सबके सामने है, वो हम खुले तौर पे सामने आ गया है। इसलिए अब हम डेरे के एक एक व्यक्ति के बारे में फालतू नहीं बताते हैं। हाँ, मौजूदा दौर में कोई बार बार पूछता है जी अब किसका कंट्रोल है, कौन चला रहा है, तो आपको बता दें जो आरएसएस के समर्थक हैं, 2 लोग हैं। अभी ये बबलू, अभिजीत भगत नाम है इसका, बबलू, ये चलाता है, ये महाराष्ट्र का रहने वाला है, फलटन साइड का। और एक डॉक्टर अशोक है, ये यमुनानगर में रादौरी साइड का रहने वाला है। तो ये दोनों व्यक्ति हैं। जो डॉक्टर अशोक है वो फर्जी डॉक्टर है, वो डॉक्टर की उसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन उसको जबरदस्ती बना रखा है मनोवैज्ञानिक, जिससे क्या है जिस आदमी को इन्होंने काबू करना होता है, हो सकता है डॉक्टर अशोक के जरिए उसको इस तरह की दिमागी दवाइयां दे देते हैं जिससे उसका दिमाग हाईजैक किया जा सके। तो ये चीज़ें भी आप
समझ सकते हो भी ये सब कुछ हो रहा है। तो कहाँ तक आप जाओगे, कैसे समझोगे, ये आपको देखना है। लेकिन डेरे में जो है वो कुछ इस तरह के हालात हैं। हालांकि इनके जो माई बाप बने हुए हैं अब तो उनके हालात भी खराब हो रहे हैं। तो कौन कब कहाँ किस रूप में आएगा पता नहीं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए और हजूर महाराज जी हम सबके बीच लौट आए। तो इस उम्मीद के साथ, प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। और सासंगत जी जो हिंदी और पंजाबी किताब अब अवेलेबल है, जो आप ले सकते हो। जो फ़ोन नंबर हमने दिया हुआ है उस फ़ोन नंबर पे आप अपना ऑर्डर बुक करा दो, कुरियर आ जाएगा, आपको एड्रेस भेज दो। पंजाबी की किताब तो पंजाब में ही चाहिए, तो लुधियाना मलेरकोटला के पास मनप्रीत सोमल है, वहाँ अवेलेबल है। बठिंडा में अवेलेबल है और सिरसा में मेरे पास अवेलेबल है। जो सिरसा में अगर किसी को पंजाबी की या हिंदी कोई भी किताब चाहिए, तो ज़्यादा गिनती में नहीं है, थोड़ी बहुत चाहिए तो मिल जाएगी। ज़्यादा चाहिए तो फिर आपको फ़ोन कोरियर वालों को जो नंबर दिया है उस पर करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप और कुछ सुझाव देना चाहें, कोई आपको शिकायत हो, कोई जानकारी हो, तो आप हमें इनबॉक्स में मैसेज भेज सकते हैं इनबॉक्स में कि ये जानकारी हमें चाहिए, या कोई जानकारी देना चाहते हो आप हमें, तो वो आप जानकारी भी इस पेज के इनबॉक्स में भेज सकते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा यश।